हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो और इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब फॉर्मेट्स में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अलग ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसमें कि सारे वीडियोस हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगा नीट फिजिक्स में। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं कराऊँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I. The aperture of diameter d by 2 in a central region. Lens is covered by a black paper. The focal length of the lens and intensity now will be respectively. ठीक है। तो लेंस का फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पर f है। पहला क्वेश्चन, फोकल लेंथ क्या है लेंस का, f है। जो अपर्चर ऑफ डायमीटर d है, यहाँ पर इमेज बना रहा है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, I इंटेंसिटी है। अब डायमीटर क्या है अपर्चर का, डायमीटर यहाँ पर d by 2 हो गया है। फॉर्म्स that is in central region of lens is covered by black paper. The focal length of the lens and intensity. तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि फोकल लेंथ इंटेंसिटी क्या होगी, फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगी। देखो फोकल लेंथ जो होगी वो हमारी f इज इक्वल टू एफ डैश ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इंटेंसिटी चूंकि एरिया पे डिपेंड करती है तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा, या आई डैश की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी उसको मैं आई डैश बोलता हूँ, इसको यहाँ पर जब डैश बोलो तो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस, यहाँ पर क्या हो गया d/2, तो ये हो जाएगा i/4। तो ये हो जाएगा 3i/4। सो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3i/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम रेज पर बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, ठीक है। द इमेज विल बी एट, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 f पर रखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो 1.5 f है। इमेज कहाँ पर होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, दिस इज ए मिरर। मिरर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर मिरर इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और 1/v की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमें पता है, 1/v रख देंगे, माइनस 1 बाई मतलब प्लस 1 बाई माइनस 1.5f हो जाएगा, ठीक। दैट इज इक्वल टू माइनस 1/f, ठीक। तो आप इसको इस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का हो जाएगा प्लस 1/1.5f। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये द वैल्यू इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1.5 माइनस का प्लस का 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो गया 1.5f। तो ये हो गया 0.5 माइनस का डिवाइड बाई 1.5f, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3f। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट इज v इज इक्वल टू -3f, सॉरी -3f है, माइनस साइन भी तो है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। सो दैट इज इक्वल टू an object is placed at a distance of 40 cm from the concave mirror of focal length 15 cm, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर 40 और फोकल लेंथ दे रखी है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, ठीक है। तो थर्ड थर्ड क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर हम। देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, तो आपको u के लिए दे रखी है -40, सो u इज इक्वल टू -40 इज गिवन टू यू, ठीक। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ दे रखी 15, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक। क्योंकि कॉन्केव है इस वजह से फोकल लेंथ हमारी जो है निगेटिव आ गई, ठीक। आगे चलें, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 40 और 15, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू यहाँ से आ गई। वो हमने कैसे निकाली, वो हमने यहाँ से निकाली थी एक्चुअली पहले ही, 1/40 माइनस 1/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और इसमें 40 में 25
यहाँ पर हो जाएगा जो 600, ठीक है। तो 2 और 4 आ जाएगा, मतलब माइनस के साइन के साथ v की वैल्यू यहाँ पर 24 आ जाएगी, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो यू v की वैल्यू आई गई -24, यू की वैल्यू यहाँ पर पता ही है हमको, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है। तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। तो 1/v, ठीक है, -1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज इक्वल टू -15, ये फोकल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 -1/15, तो दैट इज इक्वल टू -5/300। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 60, तो v की वैल्यू आ गई -60, ठीक। -60 का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले कितना था 24, 24 में अगर आप देखो घटा गए तो देखो कितना आ गया। तो इमेज जो है, इमेज कितनी मूव कर गई, इमेज मूव्स, देखो यहाँ पर आया है 24, 36 घटाओ, तो 60 और 24 घटाओगे तो 36 आंसर आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर अवे। तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है इस वजह से हमने अवे बोल दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, a light beam is incident on a denser medium whose refractive index is 1.414, angle of incidence 45, find the ratio of the width of refracted beam in a medium to the width of incident beam in air, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फोर्थ वाले को करेंगे, तो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, क्लियर है ना, यहाँ पर sin θ1 यानी कि sin 45, μ2 की वैल्यू क्या है √2 यानी कि 1.4141, √2 मैंने लिख दिया इसको, और sin θ2, ये हो गया sin θ2, ठीक। ये यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज, ये हमारा एंगल कितना है, दिस इज 45, ये रेयरर है तो μ1 इज इक्वल टू 1, ये μ2 है डेंसर तो μ2 इज इक्वल टू √2, ठीक। दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर, ठीक। करते हैं इसको सॉल्व आगे फर्दर। तो ये क्या हो जाएगा sin 45 यानी कि 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू sin θ2। तो θ2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, sin 30 की वैल्यू होती है ना, θ2 30 हो गया यहाँ पर, विद और रिफ्रैक्टिव मीडियम विद इंसिडेंट मीडियम, ठीक है। तो W ऑफ मीडियम डिवाइड बाई W ऑफ एयर, cos θ2 डिवाइड बाई cos ऑफ θ1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा cos 30 डिवाइड बाई cos 45, तो cos 30 cos 45, ठीक है। तो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई √2, ठीक। मतलब ये कैसे देखो, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, तो ये 1/√2 मानी ये हो जाएगा यहाँ पर, एक बार बताता हूँ, 1/√2 यानी कि उल्टा कर दोगे तो √2 बचेगा, तो ये √2, तो यहाँ पर इसको काटो इससे तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा, इस वजह से ये वाला हो गया, √3/2 आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक। √3/2 आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसको मैच करना है, इन्होंने कहा मैच द करेस्पॉन्डिंग विद कॉलम 1 कॉलम 2 से द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ए बी, और आगे चलते हैं सी डी, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने मैच करना है, ठीक। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर M-2 मैग्निफिकेशन किसका हो गया यहाँ पर, कॉनकेव मिरर का, ठीक। और किसके इसके मैच कर दोगे, चलते हो तब, और बी को भी आप 2 से जोड़ सकते हो, यहाँ पर भी -1 माइनस है, बी को भी आप इसे जोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ब्रेक हो गया ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रखा है m इज इक्वल टू, वो देख लेते हैं, उसका हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज वहां पर इशू हो रहा था। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, तो ए वाले को अगर आप यहाँ पर मैच करना चाहो तो ये मैच कर सकते हो,
ये 1 2 3 4 के रूप में लिख दें इनको। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ठीक, तो अगर ए वाले को मैच करो -2 है यहाँ पर, तो कॉन्केव मिरर के लिए भी हो सकता है। ठीक, और रियल इमेज भी होगी। उसी तरह से अगर आप बी वाले को मैच करना चाहो तो बी वाले को आप मैच कर सकते हो, माइनस ये है, तो ये भी कॉन्केव मिरर हो सकता है और रियल इमेज भी हो सकती है। ठीक, अब अगर आपको सी वाले को मैच करना है तो सी वाले को आप कैसे मैच करोगे? तो सी वाले को मैच करने के लिए यहाँ पर +2 है, +2 है यहाँ पर, तो ये तो हो सकता है कॉन्केव मिरर के लिए भी, लेकिन वर्चुअल इमेज होगी। ठीक, उसके बाद अगर आप इसको मैच करना चाहो, डी वाले को, तो डी वाले को यहाँ से आप मैच कर सकते हो। यू कैन मैच डी वाला इंटू √2/√3, यानी कि ये लगभग कॉन्वेक्स मिरर की भी होगा और यहाँ पर वर्चुअल इमेज भी होगी। ठीक, तो इस तरह से इसकी मैचिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा सही? तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा। A:2 and 3, B:2 and 3, C:2 and 4, C:2 and 4, 2 and 4। ठीक है, D:1, ठीक है, D:1 and 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सही यहाँ पर जा रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होगा इट वुड ऑलवेज प्रोड्यूस अ इरेक्ट इमेज एंड कॉन्केव मिरर में प्रोड्यूस इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से साइन लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हो सकता है वहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन को अगर हम हटा दें। अगर कॉन्केव मिरर की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कॉन्केव मिरर के तो आप मतलब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव भी नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऊपर आप देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमने लिया है ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया है, कॉन्केव मिरर के लिए चाहे तो पॉजिटिव में भी देखो इसने जोड़ा है और इन्होंने निगेटिव में भी आपको जोड़ा है। तो कॉन्केव मिरर में सभी कुछ जोड़ा है। देखो तीन चीजें आ रही है तीनों में से। ठीक है, तो ये दोनों तीनों तरह के यहाँ पर बना रहे हैं। इसी तरह से अगर आपकी जो वर्चुअल इमेज होगी वहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, और जो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको चार बातें यहाँ से समझ में आ गई, ये चार बातें कि कॉन्वेक्स, कॉन्केव, रियल इमेज, वर्चुअल। यानी कि अगर आप टैग करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स वर्चुअल के लिए एम पॉजिटिव। ठीक, फिर यहां लिखो आप कॉन्केव रियल के लिए एम निगेटिव। याद रखना कॉन्केव के लिए पॉजिटिव एम भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्केव की यहाँ पर एक्सेप्शन डाल देना और कॉन्केव के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन हो सकता है, बिकॉज इसके लिए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। ठीक, इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है इस जगह से। आगे बढ़ते हैं। Rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end is closer to the pole is away 20 centimeter from the mirror. The length of the image is। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा है लेंथ ऑफ द इमेज आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व आगे। सॉल्व करते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन को यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया है ये आपका मिरर। ठीक है, यहाँ पर ये मिरर है और इसका जो फोकल लेंथ है वो हमारा कितना है, उन्होंने दे रखा है 10। तो एफ इज इक्वल टू, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर रॉड रखी है 10 सेंटीमीटर की, ये रॉड है आपकी 10 सेंटीमीटर की रॉड रखी है। ठीक, एंड इट्स इंड इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये जो इंड है यानी कि 10 सेंटीमीटर की जो रॉड है और 20 सेंटीमीटर की दूरी यहां से ये रखा हुआ है। ठीक, यहां से यहां तक का। अच्छा, और ये 10 सेंटीमीटर की रॉड है। तो अगर आप टोटल देखो, टोटल जोड़ दो अगर यहां से यहां तक का, टोटल जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दिस टोटल इज इक्वल टू 30। ये बात याद रखना। ठीक है, तो टोटल हो गया 30 यहां से। अगर ये 30 हो गया यहां से यहां तक का, तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो मिरर वाले फॉर्मूले में हमेशा प्लस आता है। ठीक, इसको करते हैं यहाँ पर। तो 1/v, v यानी कि यहाँ पर रॉड के जो इंड है, मतलब अगर रॉड का एक इंड हम ए मान ले, दूसरा इंड हम सी मान ले, तो वी ए बोल रहे हैं हम यहाँ से, दैट इज इक्वल टू माइनस
1/u, ठीक है। तो 1/u यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -30, इस तरफ ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर दैट इज वी कैन राइट दिस एज 1/-30 इज इक्वल टू 1/-10, ठीक है। तो आप ले जाइए यहाँ पर, तो 1/VA इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 10 माइनस 30/300, यानी कि -20/300। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर से आ जाएगी VA की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक। तो -15 यहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको इसको और सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये तो VA की वैल्यू हो गई, तो इसी की इमेज डिस्टेंस, ये जब पॉइंट देख रहे हो ना यहाँ पर, जो मैं पॉइंट दिखाना चाहता था, ये C वाला पॉइंट, इसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे आगे। तो वन, तो VC की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज आपसे पूछा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर आपको बताना हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, द लेंथ ऑफ इमेज इज दैट इज इक्वल टू VA माइनस VC। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं फर्दर, VA माइनस VC, यानी कि VA की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, -15, माइनस VC यानी कि -20, तो आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, a beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity, the distance d must be equals to, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो कॉम्बिनेशन को बनाते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक। यहाँ से ये रे जा रही है, एक यहाँ पर रे जा रही है, और ये रे स्टे कर, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस भी जा रही है, जैसे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होके ये वापस इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है, ये डी डिस्टेंस है, ठीक, डी डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक बार हो गया F1, ठीक, और एक बार हो गया F2। तो आपको पता है D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2F1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ट्वाइस ऑफ F1, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा F1 प्लस, सॉरी F2 प्लस 2F1, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 प्लस 2F1, ये हमारा F2 प्लस 2F1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है F2, और इन्होंने कहा है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू F1, ठीक। और F1 को यहाँ पर दो बार, ठीक, F1 यहाँ पर कितना होगा, 2 टाइम्स डी, दैट इज इक्वल टू 2F1। तो ये वैल्यू हो गई 2F1। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, द डिस्टेंस इज इक्वल टू F2 प्लस 2F1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो 2F1 क्यों किया, तो दिस इज द केस एक्चुअली ओवर हियर। यहाँ पर जब हम कौन, ये लेंस है हमारा, ठीक है, फिर हमारा एक मिरर है, मिरर से आने के, देखो मिरर से सेम डिस्टेंस पर होती है ना डी, तो इस वजह से हमारा 2F1 के बराबर हो गया। सो F2 प्लस 2F1, स्टार्टिंग में हमने इसको F1 F2 लिया था, बट जनरली एक्चुअली क्योंकि आंसर के में जो क्वेश्चन दे रखा उसी में इसको F2 बोला गया, तो इस वजह से हमने इसको F2 बाद में नाम दिया, इसको F1 नाम दिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ टॉल मैन ऑफ 6 फीट हाइट, ठीक है, wants to see his full image, then required minimum length of mirror will be, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। यहाँ पर 8 में क्या है, इन्होंने कहा कि टॉल मैन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज। तो अगर आपको फुल इमेज देखनी है तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर विल बी, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, इस केस में जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर होगी दैट इज इक्वल टू h/2, यानी कि 6 फीट है तो बाई 2 कर दो तो 3 फीट का यहाँ पर मिरर चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैटरल शिफ्ट, इन बेस्ड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव
इन अ मटेरियल इज दिस एंड द वेवलेंथ इज 5000, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमको क्वेश्चन नंबर 9 में। करते हैं, चलिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, 9th वाले क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ये दे रखा है। तो वेलोसिटी सबसे पहले निकालिए। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू न्यू। ठीक है, लेमडा यहाँ पर आपको पता ही है कितना है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी कि 5000 टेन की पावर -10 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू टेन की पावर 14 हर्ट्ज में दे रखी है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 10 की पावर 8 डिवाइड बाई वी। वी यहाँ पर कितने हैं, 10 की पावर 8, 10 की पावर से 10 की पावर 8 चला गया, 3 बचा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। आगे चलते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैविंग wavelength lambda, frequency n and velocity v, intensity I, if the ray enters into water then these parameters are this, which of the following relation is correct। देखिए फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, तो फ्रीक्वेंसी आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, n इज इक्वल टू n डैश। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन तो हम यहाँ पर जल्दी कर रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33। ठीक है, तो v2 बाई v1 इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2। ठीक है, तो 1 अपॉन 1.33, तो v2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सो v2 इज इक्वल टू 1.33 और एक्चुअली v2 निकाला ना, v1 अपॉन, तो v2 इज इक्वल टू v1। v1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, v1 यहाँ पर क्या है कि वहाँ एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 1.33। तो इसको लिख सकते हो 2.25 इंटू 10 की पावर 8। हमने इसको जब डिवाइड किया तो 2.25 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 12 वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपसे पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये 60 है, ये 90 हो गया, तो ये बचा 30। ठीक, ये 30 हो गया, तो अब ये 30, तो ये रे ऐसे जा रही है यहाँ पर, तो सीधे ऐसे पास हो जाएगी यहाँ से। ठीक, यहाँ पर अगर आप इसकी देखो, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0, ये आर है यहाँ पर 90 डिग्री पर यहाँ। और अगर आप इस पे ऐसे ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू, देखो अभी हम इसको बताते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो एंगल PQR अगर आप जाओगे तो ट्रायंगल PQR में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एंगल PRQ प्लस एंगल RQP प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो PRQ यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल RQP प्लस ये 30 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल RQP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 यहाँ से। ठीक है, तो एंगल RQP प्लस R2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, RQP प्लस R2 यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मिला लो अगर आप, यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर पूरा एंगल आप ऐसे मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल RQP ये वाला और ये वाला R2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ R2 इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब स्टेनोलॉजी लगाइए यहाँ पर कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू एयर डिवाइड बाई म्यू प्रिज्म। ठीक है, ये कहां से आया, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 ऑफ साइन आर, यहां से निकल के आता है कि आप कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, इस वजह से एयर वाला ऊपर आया, प्रिज्म वाला नीचे आया। ठीक है, इस वजह से म्यू2 बाई म्यू1 के टर्म्स में हम इसको लिखते जनरली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पता है हमें, ग्लास का प्रिज्म का √3 है, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं दैट साइन आई इज इक्वल टू
साइन R2 डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन E इज इक्वल टू 1/√3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो साइन R2 की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 साइन E 1/√3, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, और ये √3/2 यानी कि हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक, 13 देखो। A thin prism having refractive index 10 degrees is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be. ठीक, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में इन्होंने कहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो इन्होंने कहा कि थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो 10 डिग्री है, इज मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। दिस प्रिज्म कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म, दो प्रिज्म को कंबाइन किया, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.7। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कहने का मतलब ये है कि फॉर, अगर हम बात करें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के केस के लिए, फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब ये है कि del1 माइनस del2 इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं del1 इज इक्वल टू del2। ठीक, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, dl इज इक्वल क्या होता है a इंटू म्यू माइनस 1, सो μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू a2, यहां पर हो गया μ2 माइनस 1। a1 यहाँ पर एंगल है यहाँ पर, तो पहले के लिए a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 दे रखी है, तो हम यूज करेंगे 10, μ1 माइनस 1 यानी कि 1.42 माइनस 1 इज इक्वल टू a2 हमको यहाँ पर निकालना है, तो a2 1.7 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 10 इंटू 0.42 डिवाइड बाई 0.7 इज इक्वल टू a2। ठीक, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6 डिग्री, a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6 डिग्री। तो आंसर कौन सा सही है? ए वाला आंसर यहाँ पर सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कहता है कि माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क on a piece of paper and then slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index of 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? देखो कंडीशन कुछ इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 14 में, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ये रखा हुआ है यहाँ पर ग्लास, जिसकी म्यू की वैल्यू है यहाँ पर 1.5। ठीक, 3 सेंटीमीटर इसकी वो है यहां से यहां तक की। ठीक, और मार्क कहीं यहां पर, तो स्लैब की थिकनेस क्या है? स्लैब ऑफ थिकनेस दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, म्यू की वैल्यू यहां पर कितनी है? म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है शिफ्ट, तो शिफ्ट के लिए होगा हमारा, शिफ्ट जो निकालनी है दैट इज इक्वल टू यहां पर निकालेंगे T1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का, टी हमारा थिकनेस है, टी हमारी क्या है थिकनेस है, और म्यू हमारा जो है म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का। ठीक, तो आप यहां पर देख सकते हैं शिफ्ट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, 1 माइनस 1.5, यानी कि यहां से हटाओ तो ये 10 हो जाएगा, 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 3, पूरे यहां पर हो जाएगा 5/15, तो 5 से 3 चला गया, 1 बचा, तो ये क्या बचा शिफ्ट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का 1 सेंटीमीटर हम बढ़ाएंगे ताकि हमें फोकस मिल जाए, और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ थोड़ी कर देंगे, ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। A beam of light composed of red and green says
सॉरी रेड एंड ग्रीन रेज, ठीक है, बीम ऑफ लाइट जिसमें कि रेड और ग्रीन रे हैं, इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन एट अ पॉइंट ऑन अ फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर ये पड़ती है। व्हेन कमिंग आउट ऑन अपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड ग्रीन रे इमर्ज है, ठीक है, जब दूसरे फेस से आती हैं तो यहाँ पर किस तरह से ये इमर्ज होंगी, ठीक है। तो देखो, अगर रेड और ग्रीन लाइट इस तरह से आ रही है और दूसरे फेस से निकलेंगी तो दोनों कैसे निकलेंगी, दोनों यहाँ पर अलग अलग इमर्ज होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे, मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर, ये हम ग्लास स्लैब यहाँ बना देते हैं, ठीक। यहाँ से रेड और ग्रीन, रेड लाइट और ये ग्रीन लाइट इस तरह से जा रही है यहाँ से, ठीक, ऐसे जा रही है यहाँ से, और ये जाकर के ऐसे यहाँ से इसके अंदर से निकलेंगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, देखो अब होगा क्या यहाँ पर, जो रेड वाली है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जो ग्रीन वाली इसकी वेवलेंथ कम होती है, इस तरह से जाएंगी, और रेड वाली जो हो जाएगी ये ऊपर से निकल जाएगी, और ग्रीन वाली जो हो जाएगी ये नीचे से इमर्ज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये हमारी रेड वाली है, ये हमारी ग्रीन वाली। ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि पहला 2 पॉइंट्स प्रोपोगेटिंग इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन में, ये पैरेलल ही है एक तरह से, डायरेक्शन में जाएंगी। 1 पॉइंट प्रोपोगेटिंग इन 2 डिफरेंट, नहीं इमर्ज फ्रॉम 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट्स टू द नॉन पैरेलल डायरेक्शन, नॉन पैरेलल डायरेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, तो ये गलत देखा, नॉन पैरेलल टर्म्स यूज करके गलत कर दिया इस स्टेटमेंट को, ऑप्शन डी गलत हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी having a refractive index mu, c is the velocity of light in vacuum, the time taken of light to travel to this thickness। टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, टाइम बताओ, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 16 में देखो यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, टी थिकनेस है, बाय वी, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू हो गया सी बाई म्यू, तो म्यू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू टी बाई सी, म्यू टी बाई सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप सॉल्व करो यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम पूछा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसकी थिकनेस दे रखी है 4 mm, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास प्लेट देखो, v इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाई म्यू, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई 3 × 2, ऊपर चला जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम देखना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पर है 4 mm, यानी 4 × 10⁻³ डिवाइड बाई स्पीड है यहाँ पर 2 × 10⁸, तो 2 से 2 काट दो, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 10⁻³ हो जाएगा -11 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डियर एन अपरेंट डेप्थ ऑफ बेस्ट एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, is when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from other surface, the thickness in the slab is, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह, क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखो यहाँ से, तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने बना लिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, ये उस ओ पॉइंट पर हम मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ओ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दिस इज एल डिस्टेंस, ठीक, ये पॉइंट है, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट है दिस इज एल, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो है ये L-x पॉइंट है, ठीक। तो अगर आपको पता है यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि 5 सेंटीमीटर जो है वो डीप है, जब कहां से देखा जाता है, वन सरफेस से, ठीक। तो हम मान लेते हैं एक्स के लिए, तो एक्स बाई म्यू इज इक्वल टू 5। दूसरे केस में क्या है, L-x/म्यू इज इक्वल टू 3, ठीक। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो यहाँ से, तो म्यू यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 म्यू, L-x इज इक्वल टू 3 म्यू, तो L-5 म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 8 म्यू, ठीक। और म्यू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू 1.5, सो L इज इक्वल टू 8 इंटू
1.5, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू आगे 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज दिस। A bubble in glass slab mu is when viewed from one side appears 5 centimeter and 2 centimeter from the other side। थिकनेस आपसे पूछ रखी है, तो सेम तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो एक साइड से देखो दूसरा साइड देखो तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हैं। तो एक बार थिकनेस हम टी मान ले, तो टी माइनस एक्स बाई म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 1.5, सॉरी टी माइनस एक्स बाई म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, एक बार हो जाएगा एक्स बाई म्यू इज इक्वल टू 2। तो पहले केस में अगर आप इसको लिखना चाहो तो यू कैन राइट दिस एज दैट इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई म्यू की वैल्यू यहाँ पर है 1.5 इज इक्वल टू 5। दूसरे केस में x बाई 1.5 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पर हो गया t माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 7.5, और x की वैल्यू क्या है 3, x इक्वल टू 3 है, तो t इज इक्वल टू 7.5 प्लस 3 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। If the critical angle for total internal reflection of from a medium is 45, then velocity of light in vacuum is। यहाँ पर इसके बारे में बात करनी है क्वेश्चन नंबर ए में। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं 20 वाले क्वेश्चन को। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको पता है 45 है, तो 1 अपॉन साइन 45, तो ये आ गया √2। तो म्यू की वैल्यू हो गई √2, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई वी। वी इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पर सी बाई म्यू। सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, तो इसकी वैल्यू √2। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। 21 देखो, इन द टोटल रिफ्लेक्शन व्हेन द एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियन कांटेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया फॉर द पेयर ऑफ मीडियन कांटेक्ट। ठीक है, जब भी ऐसा केस होगा 21 देख लो अच्छा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो केस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर ये लाइट रे जा रही है इस जगह से, और ये अगर 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो जो रे है वो किस तरह से जाएगी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला। ठीक, ये कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यही केस है क्रिटिकल एंगल का, पता होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लू और रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स। यहाँ पर पढ़ती इस तरह से, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल फॉर अबव इज दिस प्रिज्म बीम। उन्होंने कहा है प्रिज्म क्या करेगा, तो इन्होंने कहा है कि तीनों ऐसे ऐसे जा रही है। देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा अच्छा है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या है 45, 1 अपॉन साइन 45, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा √2, यानी कि √2 की वैल्यू 1.414। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड क्या है, यहाँ पर रेड है 1.39, बाकी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अगर आप देखो तो 1.44, 1.47, और जो म्यू है अदर उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.44, सिर्फ ये वाला है। तो म्यू ये क्योंकि ये लेस देन है, बिकॉज दिस रेड इज लेस देन दिस, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं सफर करेगा। ठीक है, डज नॉट गो टी आई आर, गो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। तो इन्होंने कहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आप देखो यहाँ से, तो पहले ऑप्शन सही है सेपरेट द रेड कलर, रेड वाला कलर हट जाएगा, और बाकी ब्लू नहीं है, ऑल थ्री नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
23 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोलेटेड ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 23 में कहता है तो इनमें से कौन सा आइसोलेट नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा नहीं है नॉट ड्यू टू वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये तो है ही उसी कारण है। डिफरेंस बिटवीन अपरेंट और रियल ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये उसके कारण नहीं है रियल टोटल इंटरफेस कारण। ये हमारा है रिफ्लेक्शन एट एयर वाटर सरफेस। सो दिस अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड अपरेंट, हालांकि पढ़ाई उसी टॉपिक में ही जाता है लगभग की तरह से, लेकिन ये इसका रीजन आप जान लो कि अपरेंट एंड रियल डेप्थ एट पॉन्ड is due to refraction at the air water interface. Refraction at the air water interface। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया रिफ्लेक्शन ड्यू टू एयर वाटर इंटरफेस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिराज भी टीआईआर के और ब्रिलियंस और डायमंड भी टीआईआर के कारण होता है। 24 क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट m1 m2 यहाँ पर दे रखी है। राइट, जो लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम m1 टू एट एन एंटी एट एंगल ऑफ साइज द रे सफर्स टीआईआर, वैल्यू ऑफ आई आपसे पूछी इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताइए कि आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू एफ बाई म्यू डी। तो आप इसको करोगे दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्रिटिकल एंगल फॉर m1 मीडिया, क्रिटिकल एंगल फॉर m2। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो टोटल रिफ्लेक्शन तभी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सी होगा, सी वाला यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, 3/4, क्योंकि आप देखो अगर 1.5/2 करोगे तो ये हो जाएगा 0, तो 5 से 15, 5 को 5 ऐसे आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये 3/4 हो गया यहाँ पर। तो ये तो 3/4 तो यहाँ पे गेस कर सकते थे आप, मुझे सो लगती है वाली अलग बात है। 25 क्वेश्चन नंबर देखो, उन्होंने कहा है यहाँ पर कि a ray of light traveling in transparent medium of refractance mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of 45 degree, for which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection। इनमें से किस वैल्यू के लिए जो रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 45 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कितने का है साइन 45 डिग्री, ये शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। ये है 1/√2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.414। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 1.50 ही वाला होगा, बाकी तो छोटे ही पड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो है वो वैल्यू लेस देन है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, a small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid, a ray of light from the coin travels to the surface of liquid and moves to the surface, how fast is the light traveling in the liquid। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर का हम करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता ही है कि 1/म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 3/5। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/5,
तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, और म्यू इज इक्वल टू ये भी होता है C/V, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो C की वैल्यू है 3×10⁸, V की वैल्यू अगर आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू है 5/3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1.8, 15 सेकंड 18/90 होता है ना, तो 1.8 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो गया डी वाला, इसका आंसर हो गया। ठीक, 26 का यहाँ पर आंसर नंबर डी हो गया। For the given incident ray as shown in figure, the condition of total internal reflection of this ray, the minimum refractive index of the prism will be। यहाँ पर देखो इस तरह से कंडीशन है हमारे पास, तो ये जो रे है ये इस तरह से जा रही है यहाँ पर। ठीक, अगर मैं इसी में बना दूं, यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, ये एंगल हो जाएगा C, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर 90 - C, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 - C यहाँ पर। तो PQ पर अगर मैं इसको मैं अगर PQ मान लूं यहाँ पर, सो स्नेल्स लॉ लगाऊं यहाँ पर, तो स्नेल्स लॉ एट PQ, तो PQ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा μ1 sin 45 इज इक्वल टू μ2, या फिर μ2 की जगह म्यू हो जाएगा μ2 sin ऑफ 90 - C। ठीक है, sin ऑफ 90 - C। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर, तो μ1 की वैल्यू है 1, sin 45 की वैल्यू है 1/√2, μ2 की वैल्यू यहाँ पर म्यू है, और sin 90 - C को हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos C। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर C। ठीक है, तो या इसको आप लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर C 1/2। ठीक, तो अब देखो साइन C की वैल्यू क्या होती है, साइन C इज इक्वल टू होता है 1/μ। ठीक है, साइन C इज इक्वल टू होता है 1/μ, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर 1 माइनस 1/μ स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर म्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि वो कट जाएगा म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अ डिस्क इज प्लेस्ड इन द सरफेस ऑफ पॉन्ड व्हिच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, अ सोर्स ऑफ लाइट is placed 4 meter below the surface of liquid, the minimum radius of disk will be so light is not coming out। ठीक है, कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर हमें मान लेते हैं इस तरह का ये आपका पॉन्ड का ये सरफेस है। ठीक, और इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं, तो लेट मी ड्रॉ दैट। तो यहाँ पर हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और सोर्स यहाँ पर रखा हुआ, और ये देखो यहाँ पर 4 मीटर की ये है, दिस इज दी 4 मीटर्स। ठीक है, तो 4 मीटर की यहाँ पर ऐसे हमने बनाई है, और उसके बाद ये थीटा सी है। ठीक है, ये दूरी जो है ये 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज ये यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर आर है, तो ये 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो अभी आपको पता है कि साइन क्रिटिकल एंगल का क्या होता है रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से साइन थीटा से इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/μ, म्यू इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी r/4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू 3/5। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू हो जाएगी 5r इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 25r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 9, तो ये सब काट लो इसको, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 मीटर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीटर्स में होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं, इधर चलते हैं, अभी पहले तो इधर ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा इसके बाद हमारा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद होगा हमारा 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन। तो ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर किस पर बेस्ड होते हैं,
इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लो, लाइट इंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर n है। फॉर व्हाट वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड लाइट वंस इंटर्ड विल नॉट लीव इट थ्रू द एक्चुलेटरल फेस व्हाट सो एवर बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की कुछ भी वैल्यू हो, लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। यहाँ पर n है, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने। और यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई है, राइट। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस आर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्योंकि लेटरल फेस नहीं निकालना ना, यही पर ध्यान देना है हमको इस चीज को। तो ये हो जाएगा आर, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमें पता है कि 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है हमको यहाँ पर, तभी बाहर नहीं जाएगी। तो आर क्यों क्या आ जाएगी, आर इज लेस देन इक्वल्स टू 90 माइनस आई सी। ठीक, तो ये वाली हो जाएगी, मतलब 90 माइनस आई सी इज ग्रेटर देन दिस आर। तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हमें पता है कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, साइन आई, क्योंकि एयर से आ रहा तो यहाँ पर 1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर हो गया साइन ऑफ आर। ठीक, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं इज लेस देन, साइन आर इज लेस देन एन साइन आर की जगह क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई सी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन आर है यहाँ पर, तो साइन आई बाई, साइन आई बाई यहाँ पर इसको लिख दो 90 माइनस आई सी है, तो इसको लिख दो कॉस आई सी, कॉस आई सी इज लेस देन एन। ठीक, तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो साइन आई डिवाइड बाई साइन कॉस आई सी को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी इज लेस देन एन। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन आई 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट इज लेस देन एन। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू इज, मतलब इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो एन इज ग्रेटर देन रूट 2। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप स्टार लगा लीजिए ऐसे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। A ray of light from a denser medium strikes a rare medium. As shown in the figure, the reflected and refracted rays make an angle 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction are r and r dash. The critical angle would be. ठीक है, तो आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है क्वेश्चन नंबर इसमें 31 में। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। इन्होंने पूछा है कि देखो लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से आ रही है, रेयर मीडियम में यहाँ पर जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि यहाँ पर पूछा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, स्नेल लॉ लगाना है। स्नेल लॉ के अनुसार क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ कहता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आर डैश। तो आप इसको लिख सकते हो साइन आई, और साइन आर डैश क्या हो जाएगा, साइन आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर अगर लिख दोगे आप इसको तो ये भी हो जाएगा साइन 90 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू साइन आई, ये हो जाएगा नीचे कॉस आर। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखो, फॉर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर आर आता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर बाई कॉस आर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर tan आर। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाता है, म्यू बराबर यहाँ पर 1/sin आई सी, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू, यानी कि आप इसको ले सकते हो साइन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर tan आर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट 4 मीटर बिलो द सरफेस of water or refractive index 5/3 in order to cut off all the light coming out of surface water, minimum diameter of the disc placed on the surface of water is। ठीक है, तो मिनिमम डायमीटर हमसे पूछा है जो कि यहाँ पर रखा जाएगा, तो चलो लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है ये, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो जो कि आपको यहाँ पर पता होगा सेम क्वेश्चन है जो कि पहले भी आया है, तो इसका आंसर 3 मीटर्स आया था जो पहले आपने देखा यहाँ पर। लेट मी टेल यू कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने कराया था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, डिस्क यहाँ पर भी रखी गई है। ठीक, और यहाँ पर भी एक बार मैं समझा दूंगा, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरह ही ये क्वेश्चन है, ये है देखो लाइट को आपको पूरी तरह से रोकना है, यहाँ पर 32 में क्या करना है, लाइट को आपको पूरी तरह से रोकना है, तो लाइट बाहर ना आए, अगर लाइट बाहर नहीं आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब टोटल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना लग जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कट ऑफ all the light coming out of water surface, the angle should be equals to critical angle। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर आप बनाओ इसको यहाँ पर, ये यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल सी। ठीक है, यहां से यहां तक का ये जो है ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, ये हाइट कहाँ से कितनी है, ये हाइट है एच, इतनी हाइट पर नीचे, तो आप यहां पर कह सकते हैं, यू कैन से दैट साइन सी इज इक्वल टू, या आई सी इसको बोल दो या फिर सी बोल दो, और यहाँ पर सी में लिख देता हूँ, साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, ये रिलेशन होती है क्रिटिकल एंगल के साथ, और म्यू की वैल्यू 1 मतलब 5/3 है, तो 5/3 का उल्टा हो जाएगा, 1/म्यू के फॉर्म में 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल गई। और अगर आप tan सी देखो यहाँ पर, tan सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, तो tan सी अगर ये देखो, अगर साइन सी देखो, साइन सी अगर आप बनाओ यहाँ पर, तो tan सी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 3/4 यहाँ पर। वो कैसे मिलेगी, देखो अगर ऐसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखो साइन क्या होता है, अगर किसी को नहीं याद रहता साइन कॉस टेन, तो आप ऐसा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी तरीका है। बाकी अगर आपको साइन कॉस याद है तो साइन ऐसे, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, अगर आपको याद है तो भी ठीक है। तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, और बेस ये हो गया, सॉरी अपन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये अगर टेन देखो, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो यहाँ पर इस तरह से, मतलब जिन लोगों को नहीं आता वो अगर अब डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, वैसे बहुत जरूरी है, 3/4 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई। अब tan c इज इक्वल टू क्या होता है, tan c इज इक्वल टू होता है r/h, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो अगर, तो r/h होगा, ठीक है, r/h ये हो गया हमारा tan c। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू h इंटू tan c। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, h की वैल्यू यहाँ पर 4, और tan c की वैल्यू है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 मीटर्स। डायमीटर का 3 का करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा डायमीटर। अच्छा वहां पर रेडियस पूछा था, यहाँ पर डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, डायमीटर आपसे पूछा, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर से यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। ठीक, तो लगभग उसी तरह का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। तो अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ स्फीरोमीटर वी कैन मेजर दी। ठीक है, स्फीरोमीटर की हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो स्फीरोमीटर से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, स्फीरोमीटर से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। इफ एफ वी एंड एफ आर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फॉर वायलेट एंड रेड, एफ वी एंड कैपिटल एफ और कैपिटल ई जो है इसके लिए कॉन्केव लेंस के लिए, वायलेट रेड के लिए है, वो कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए है।
तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कि अगर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, देखो रेड एफ आर जो होता है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफ वी, ठीक, इस तरह से आप बोलोगे। लेकिन अगर आप कॉन्केव लेंस के लिए बात करो, कॉन्केव लेंस में आपको पता है फोकल लेंथ होता है निगेटिव, क्या होता है, फोकल लेंथ हमारी क्या होती है कॉन्केव लेंस में, निगेटिव होती है। ये चीज आपको याद रखना है, अगर नहीं याद है तो फोकल लेंथ निगेटिव होती है कॉन्केव लेंस के लिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एफ वी जो होगा, एफ वी इस तरह से लिखेंगे, ये हमारी कम होती है एफ आर के रिस्पेक्ट में, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो एफ वी, इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर भी है, कंडीशन यहाँ पर भी है, स्मॉल लगा दिया हमने। या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एफ वी इज ग्रेटर देन एफ आर, बिकॉज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ एज लेट मी ऑल्सो मेंशन दैट कि स्मॉलर निगेटिव इज द बिगर वैल्यू, स्मॉलर निगेटिव इज बिगर। क्या करें मतलब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए -3 -7, तो कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि निगेटिव जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक। तो उस रिस्पेक्ट में हमने बोला कि एफ वी जो है वो ग्रेटर देन एफ आर हो गया। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देख लो आप, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35, a lens is placed between a source of light and a wall, it forms images A1 and A2 on the wall for its two different positions, the area of the source of light is, area of the source of light आपसे पूछा है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखो कि बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक मेथड होता है बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज ओ, ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, ठीक है। एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 36 पर। ये हमारा लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 वाले करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक। देखो इन्होंने कहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव फिट होता है, देयर पैरेलल प्लेन सर्फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ लेंसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 mu2, r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is। अच्छा क्वेश्चन है काफी, करते हैं इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, अब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमारा दोनों के प्लेन सरफेस, सॉरी दोनों के प्लेन सरफेस जो है वो हमारे पैरेलल हैं। तो पहले तो हम इसको ऐसे बना देंगे, प्लेन सरफेस हमारे हो गए पैरेलल। अब आप सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, ठीक, यहां से आपकी लाइट जो है वो इंटर करने की कोशिश करेगी, यहां से लाइट आपकी जाने जा रही, ठीक है। ये दो है, इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि mu2 और mu1 की वैल्यू, ये mu2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, ठीक। मैंने कहा है, ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्क्यू, ये दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, देख मतलब कैसे है, एक इस तरह से है, एक आपका इस तरह से है, ऐसे एडजस्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब आप इसको आगे अगर फर्दर करो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू mu1 -1, ठीक है, 1/∞ फोकल लेंथ f1 के लिए क्योंकि प्लेन है ना एक तरफ, -1/-r, एक तो ये हो गया, प्लस दूसरे के लिए mu2 -1, यहाँ पर हो गया 1/-r -1/∞, दोनों हमने ऐड कर लिया, ठीक। तो अब इसको फर्दर करो आगे सॉल्व, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखो ये 1/∞ 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, तो 1/r, तो 1/r तो आप बाहर निकाल लो, तो mu1 -1 प्लस ये हो गया mu2 -1,
ठीक, लेकिन यहाँ माइनस के साइन के साथ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो सॉल्व कर लोगे इसको तो 1/r यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये -1/-r है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर माइनस साइन लगा देगा, तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2। तो 1/f इक्विवेलेंट आपसे पूछा है फोकल लेंथ, तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधा पूछिए, तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी r/μ1 माइनस ऑफ μ2। तो r/μ1 माइनस μ2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, when a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in liquid, इसको आप लिक्विड में डिप करोगे, इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, दिस इंप्लाइज द लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह काम करेगा, तो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए, देखो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे प्लेन शीट ऑफ ग्लास में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप जरा, देखो बच्चों, यहाँ पर पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 होता है ना, म्यू जी और म्यू एल, मतलब लिक्विड और ग्लास, -1 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, यहाँ पर इन्होंने कहा इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, तो उसकी वैल्यू 1/∞, तो ये हो गया 0। ठीक, 0 हो गया, तो यहाँ से आपको अगर देखोगे तो म्यू एल इज इक्वल टू म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है, तो लिक्विड और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह काम करेगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये 1/f जो प्लेन के लिए होता है ना, प्लेन शीट के लिए 1/∞ हो गया ना, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है 1/f। अ कन्वर्जिंग लेंस बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, यहाँ पर देखो आपने कहा है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस पर इंसिडेंट किया गया है, हैविंग पास द लेंस द रे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड, इफ द लेंस इज रिमूव्ड द पॉइंट वेयर द रे मीट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस पर डाला गया है, इससे पास होते हुए लेंस से द रे जो है वो 15 सेंटीमीटर पर इंटरसेक्ट करती है फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड। अगर लेंस को हटा दिया जाए तो द पॉइंट वेयर द रे मूव विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस, अगर इसको हटा दें तो 5 सेंटीमीटर पहले ही ये लोग मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम लोग सॉल्व। 38, तो यहाँ पर लेंस के लिए बात हो रही, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्म। v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, प्लस के साइन के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं प्लस छोटा सा। ठीक, प्लस साइन साथ लेना है बिकॉज यहाँ पर अपोजिट साइन में मिल रहा है। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पहले, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अगर लेंस को हटा दे। तो लेंस के फॉर्मूले में लगाओ तो 1/v 15 माइनस 1 ये 10 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 10 माइनस 5 और 15 150, तो 5 ये हो जाएगा 5 से 15 यानी कि माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अब कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, फोकल लेंथ क्या होती है, अभी आपके सामने मैंने एक काम किया, फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होती है, इन्फिनिट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कैसे, अगर आप यहाँ पर रखोगे ना, कौन सा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पर ये म्यू होती है, म्यू2 माइनस म्यू1 करके होता है ये 1/1, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, तो 1/f इज इक्वल टू 0 यानी f इज इक्वल टू 1/0 यानी कि इन्फिनिट, ऐसे आप देख लो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एन इक्विनोस लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स अलोंग xo x डैश एंड xyo y डैश एज शोन इन द फिगर, तो इसके अलोंग काटा गया और उसके अलोंग भी काटा गया, ऐसे लंबा लंबा। ऑफ ईच केस द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस ऑफ ईच हाफ इन केस 1 एंड ऑफ ईच हाफ इन केस 2 रिस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर निकाल के बताना है। ठीक, तो देखो पहले केस में और दूसरे केस में अगर आप देखो फोकल लेंथ के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डाउट भी जो होता है कई बार इस चीज को लेकर के, तो आज इस डाउट को हम आपको खत्म कर देते हैं। पहले तो लेंस आपका इस तरह से है, ठीक, फिर लेंस आपका क्या है, लेंस इन्होंने काट दिया ऊपर से नीचे से ऐसे, तो टेढ़ा बन जाता है ये शेप बनाना, देखो इस तरह से बनाओ ये, अब ठीक है। ठीक, अब इसको इन्होंने 20 से काट दिया, तो 20 से काटने पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस। ठीक, अगर आपने एक्सो एक्स डैश के रिस्क में काटा, अगर आपने इस तरह से खड़ा खड़ा काटा है, मतलब लाइक दिस, ठीक है, वर्टिकल आपने इस तरह से काटा है, तो इस फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर जो हो जाएगा ये एफ है, इसकी फोकलेंथ एफ डैश इज इक्वल टू एफ, फोकलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू दोनों की अलग अलग हो गई है, तो दैट इज इक्वल टू 2f हो गया, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करिए, पहला ही वाला सही है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2f। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 41, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड इन फॉर वायलेट ग्रीन रेड कलर्स एफ। अब आपको फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस, अब हाँ यहाँ पर लेंस के लिए जान लो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला जो बात कई बार आती है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलोगे आप, विच लेंस इज कन्वर्जिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, क्योंकि कॉन CONV इसमें भी आता है, CONV इसमें भी आता है, तो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस के केस के लिए है, मिरर के केस के लिए उल्टा चीज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता है FV इज ग्रेटर देन FR, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए वाला। सॉरी उल्टा लिख दिया सर, यहाँ पर हो गया ए वाले केस के लिए, यहाँ पर देखो FR इज ग्रेटर देन FV। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, देखो हमारा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वहां पर, तो म्यू वी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। ठीक है, ये केस होता है, तो फोकल केस के लिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, तो कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 विल बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखो यहाँ पर, तो 42 क्वेश्चन नंबर इन्होंने कहा है कि पहले केस के लिए फोकल लेंथ जो है वो 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। दूसरे केस के लिए फोकल लेंथ बताओ आप, जब इसको लिक्विड में डाल दिया गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर, सॉरी म्यू की वैल्यू यहाँ पर है 1.25। ठीक, सॉल्व करो इसको, तो पहले केस में एयर में है। ठीक, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग म्यू जी बाई म्यू एल माइनस 1 डिवाइड बाई दूसरे केस के लिए, तो ये हो जाएगा एफ ई, ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू जी माइनस 1, तो ये वाली हो जाएगी ग्लास के लिए यहाँ पर 1.5 1.25 माइनस 1 1.5 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1.25, तो ये हो जाएगा 1, अब 1/5, 25 होता है ना, इस वजह से हो जाएगा 0.25 1.25, ये 1/5, और ये हो जाएगा 0/5 0/5 0.5 को लिख दो 1/2, तो ये वाली हो जाएगी 2/5। ठीक, तो एफ ई इज इक्वल टू 5/2 इंटू एफ ए। ठीक, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 5/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 42 का क्या हो गया यहाँ पर आंसर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, या ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, किस पर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर बेस्ड है। हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन 43 है जो मैंने यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लिया थोड़ा सा, ताकि आपको सुनाने में आसानी रहे। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्यों यहाँ पर मैंने बना दिया, फोकल लेंथ 5 है यहाँ पर, मैंने वो भी मेंशन कर दिया यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ए लीव्स बी इन अ पैरेलल बीम, द डिस्टेंस डी इन बिटवीन देम, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 20 और 5 है, 20 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 15 सेंटीमीटर, तो सीधे आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो आगे के क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब यहाँ तक का हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज पार्ट 1, एक्चुअली द वीडियो विल बी टू लॉन्ग आफ्टर दिस, सो इसके बाद हम पार्ट 2 में चलेंगे, वी विल मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो कि आपको इसी के बाद मिलेगा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। जो भी आपके डाउट्स हैं, अभी जो बाकी डाउट्स रह गए वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आपको ऐसे मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए और
शेयर जरूर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई होप you will understand each and every concept and gain good marks. Jai Hind.